डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। महाराष्ट्र में 20 साल बाद उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने मिलाया हाथ। बीएमसी के रण में शिवसेना यूबीटी एमएनएस गठबंधन का औपचारिक ऐलान। उद्धव बोले, दिल्ली से नहीं चलेगा महाराष्ट्र। राज ठाकरे का दावा, मुंबई का मेयर मराठी ही होगा। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 39 प्रस्तावों पर लगी मोहर। पैसा नियमावली को मिली मंजूरी। 15 अनुसूचित जिलों में पैसा कानून होगा प्रभावी। सीएम सोरेन ने कहा, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा विकास का लाभ। लखनऊ और नोएडा में बसेगी एआईसीटी सिटी टेक्नोलॉजीज के चेयरमैन और प्रबंधक निदेशक सीएम से मिले। सीएम योगी से मिलने के बाद हुआ फैसला। सीएम ने कहा, एआई आने वाले समय में लाएगा क्रांतिकारी परिवर्तन। इसरो ने रचा इतिहास, सबसे बड़े कम्युनिकेशन सैटेलाइट को कक्षा में सफलतापूर्वक किया स्थापित। पीएम मोदी ने दी बधाई। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रचा जाएगा इतिहास। 25 दिसंबर को उतरेगा बेंगलुरु से आने वाला पहला व्यावसायिक विमान परीक्षण। उड़ान के सफल होने के बाद नियमित विमान सेवाओं का रास्ता होगा साफ। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में जिस चमत्कार का इंतजार पिछले 1.5 दशक से किया जा रहा था, वे आखिरकार बीएमसी चुनाव की दहलीज पर हकीकत बन गया है। सालों की सियासी कड़वाहट और दूरियों को पीछे छोड़ते हुए उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे अब एक साथ आ गए हैं। उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना यूबीटी और राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एमएनएस ने बीएमसी सहित राज्य के 29 नगर निगम चुनाव के लिए औपचारिक गठबंधन का ऐलान कर दिया है। ठाकरे बंधुओं उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने मुंबई में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस युति की घोषणा की, जिससे महाराष्ट्र की सियासत में हलचल तेज हो गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उद्धव ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र का नेतृत्व केवल ठाकरे ही कर सकते हैं। उन्होंने महाराष्ट्र आंदोलन और मराठी अस्मिता का जिक्र करते हुए कहा कि 107 लोगों के बलिदान के बाद महाराष्ट्र बना और उसी संघर्ष से शिवसेना का जन्म हुआ। उद्धव ने साफ शब्दों में कहा कि दिल्ली में बैठे लोग हमें तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम इस बार नहीं टूटेंगे। वहीं राज ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र और मुंबई किसी भी आपसी मतभेद से बड़े हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि सीटों का बंटवारा मायने नहीं रखता, अहम यह है कि मुंबई का मेयर मराठी होगा और वही इस गठबंधन से चुना जाएगा। इससे पहले ठाकरे परिवार एक साथ शिवाजी पार्क पहुंचा, जहां उद्धव ठाकरे के साथ आदित्य ठाकरे और राज ठाकरे के साथ अमित ठाकरे मौजूद रहे। शिवसेना यूबीटी की प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी ने गठबंधन को मराठी जनता के हित में बताया और कहा कि यह राजनीति नहीं बल्कि सेवा का माध्यम है। उन्होंने महायुति पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता के पैसे की लूट हुई है और इस बार बीएमसी का मेयर मराठी ही होगा। ठाकरे ब्रदर्स की यह युति बीएमसी चुनाव के साथ साथ महाराष्ट्र की राजनीति में भी बड़े बदलाव के संकेत दे रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में पैसा नियमावली के साथ कुल 39 प्रस्तावों पर मोहर लगाई गई है। इस दौरान पैसा कानून को प्रभावी और व्यवहारिक बनाने के लिए सभी संबंधित विभागों से सीएम ने महत्वपूर्ण सुझाव दिए। तो वहीं बैठक के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि इस कानून के जरिए ग्रामीण और जनजातीय इलाकों में सुशासन की व्यवस्था को और सशक्त बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। बहरहाल सरकार के इस ऐतिहासिक फैसले से राज्य के आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों में अब ग्राम सभाओं को अधिक अधिकार मिलेंगे और स्थानीय स्तर पर फैसले में उनकी भागीदारी मजबूत होगी। नौजवान हो, छात्र छात्राएं हो, कर्मचारी हो, चाहे वो सरकारी हो गैर सरकारी हो, सभी के विषय में चिंता करते हैं। आपने आज एक और महत्वपूर्ण चीज देखी होगी कि आज बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से हम लोगों सरकार और बैंक ऑफ इंडिया के सहयोग से राज्य में कर्मचारी और पेंशनधारी साथ में अनुबंध में भी कार्यरत लोगों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान हो, इसके लिए एक हम लोगों ने एमओयू किया है। उसके तहत सभी लोगों को
आर्थिक रूप से मदद मिलेगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मीठापुर में बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय एवं बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय के निर्माणाधीन भवन का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री को विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की सचिव डॉक्टर प्रतिमा एस वर्मा ने बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय तथा स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के भवन के निर्माण कार्य से संबंधित जानकारी दी। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार के छात्र एवं छात्राओं को उच्च स्तर की तकनीकी शिक्षा प्रदान करने हेतु बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय एवं बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। उन्होंने कहा कि बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय एवं बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय के निर्माणाधीन सभी संरचनाओं का निर्माण कार्य बेहतर ढंग से और तेजी से पूर्ण करें। मीठापुर के इस क्षेत्र में चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, निफ्ट चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी एवं मौलाना मजहरुल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय जैसे प्रमुख शैक्षणिक संस्थान बनाए गए हैं। यह पूरा क्षेत्र काफी अच्छा हो गया है। इन दोनों विश्वविद्यालयों का निर्माण कार्य पूरा होने से यह क्षेत्र और भी ज्यादा दिखेगा। यूपी में विधानमंडल का शीतकालीन सत्र चल रहा है। इस बीच ब्राह्मण विधायकों का कुटुंब तैयार हो गया है। शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन कुशीनगर के भाजपा विधायक पीएन पाठक की पत्नी के जन्मदिन के नाम पर उनके लखनऊ आवास पर बैठक हुई। इसमें पूर्वांचल और बुंदेलखंड के 45 से 50 ब्राह्मण विधायक शामिल हुए। विधायकों को लिट्टी चोखा और मंगलवार व्रत का फलाहार पोसा गया। पत्रकारों से विधायक बने डॉक्टर शलभ मणि त्रिपाठी भी बैठक में पहुंचे। मिर्जापुर विधायक रत्नाकर मिश्रा और एमएलसी उमेश द्विवेदी की मुख्य भूमिका रही है और खास बात ये रही कि इस बैठक में अन्य पार्टियों के भी ब्राह्मण विधायक पहुंचे थे। सूत्रों का कहना है कि बैठक में कहा गया कि अलग अलग जाति के खांचों में कई जातियां तो पावरफुल हो गई, लेकिन ब्राह्मण पिछड़ गए हैं। जाति की राजनीति में ब्राह्मणों की आवाज दबती जाती है, उन्हें अनसुना कर दिया जाता है। ब्राह्मणों के मुद्दों को उठाना जोर शोर से उठाने के लिए जुटान है। इन विधायकों का मानना है कि उनके समाज से डिप्टी सीएम तो हैं, लेकिन उनको ताकत नहीं दिया गया। ब्राह्मण विधायकों ने इसे सहभोज नाम दिया है। यूपी विधानसभा में इस समय 52 ब्राह्मण विधायक हैं, इनमें 46 भाजपा के हैं। विधानमंडल के मानसून सत्र में ठाकुर समाज के विधायकों ने कुटुंब परिवार के नाम पर बैठक कर तेवर दिखाए थे। अब ब्राह्मण विधायकों की बैठक ने भाजपा और योगी सरकार की चुनौती बढ़ा दी है। बैठक में सीएम योगी के पूर्व मीडिया सलाहकार एवं देवरिया विधायक डॉक्टर शलभ मणि त्रिपाठी, पीएम नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव रहे नृपेंद्र मिश्रा के बेटे और एमएलसी साकेत मिश्रा, नौतनवा विधायक ऋषि त्रिपाठी, तरबगंज से विधायक प्रेम नारायण पांडे, मिर्जापुर से विधायक रत्नाकर मिश्रा, बांदा विधायक प्रकाश द्विवेदी, बदलापुर से भाजपा विधायक रमेश मिश्रा, खलीलाबाद से विधायक अंकुर राज तिवारी और महनौन से भाजपा विनय द्विवेदी सहित अन्य विधायक बैठक में शामिल हुए। इसके अलावा एमएलसी उमेश द्विवेदी, धर्मेंद्र सिंह और बाबूलाल तिवारी भी बैठक में पहुंचे। इसके अलावा ज्ञानपुर से विधायक विपुल देबो, महोबा से विधायक राकेश गोस्वामी, विधायक विनोद चतुर्वेदी, संजय शर्मा, विवेकानंद पांडे, अनिल त्रिपाठी, अंकुर राज तिवारी, सुभाष त्रिपाठी, अनिल पाराशर, कैलाश नाथ शुक्ला, प्रेम नारायण पांडे, ज्ञान तिवारी और सुनील दत्त द्विवेदी भी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश को कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई का राष्ट्रीय और वैश्विक केंद्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल सामने आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सिफी टेक्नोलॉजीज के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक राजू बैगेसेना की मुलाकात में लखनऊ और नोएडा में एआई सिटी विकसित करने को लेकर व्यापक चर्चा हुई। बैठक में एआई आधारित डिजिटल इकोसिस्टम को सिटी मॉडल के रूप में विकसित करने के रोड मैप पर सहमति बनी। मुख्यमंत्री ने कहा कि एआई आने वाले समय में शासन, उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगा। प्रदेश सरकार मजबूत डिजिटल आधारभूत संरचना के माध्यम से एआई आधारित निवेश, नवाचार और रोजगार सृजन को तेजी से प्रोत्साहित कर रही है। लखनऊ और नोएडा में प्रस्तावित एआई सिटीज इसी दूरदर्शी नीति का हिस्सा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर स्थित एक निजी होटल में आयोजित स्किल टेक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में लगभग 13,000 करोड़ रुपए के निवेश से जुड़े एमओयू प्रस्तावित किए गए।
कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री साय ने कहा कि स्किल टेक के माध्यम से प्रदेश के 12,000 से अधिक युवाओं को रोजगार मिलेगा। उन्होंने बताया कि गेल इंडिया छत्तीसगढ़ में यूरिया खाद निर्माण संयंत्र स्थापित रही है। इसके अलावा बिरला ग्रुप के साथ भी महत्वपूर्ण MOU किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जशपुर क्षेत्र में कोसा तसर की खेती बड़े पैमाने पर होती है, जहां स्थानीय लोगों को कंपनियों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। सीएम साय ने बताया कि अब तक छत्तीसगढ़ में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक के उद्योग स्थापित हो चुके हैं। वहीं प्रदेश को कुल 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। के साथ भी MOU हुआ है और जैसे हमारे जसपुर क्षेत्र में कोसा तसर की खेती बहुत है, तो वहाँ पर अभी शुरू में वहाँ के लोगों को ट्रेनिंग एक कंपनी देगी और आगे चल के वहाँ पर इंडस्ट्री भी डालने का काम एक कंपनी करेगी। तो इस तरह से कई महत्वपूर्ण MOU साइन हुए हैं और अभी तक आज तक हम लोग की सरकार को 2 वर्ष हुए हैं और 2 वर्ष में ही 20,000 करोड़ से ज़्यादा का उद्योग मतलब लग चुका है और MOU तो आज के साथ में 8 लाख करोड़ से ज़्यादा का हो गया है और अभी तक उद्योग के माध्यम से हमारे प्रदेश के 43,000 से ज़्यादा बेटा बेटियों को रोजगार भी हम लोग दे चुके हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजधानी रायपुर के शैलेंद्र नगर स्थित वरिष्ठ साहित्यकार एवं ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित स्वर्गीय विनोद कुमार शुक्ल के निवास पहुंचे और उनके अंतिम दर्शन कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने उनके पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर नमन किया तथा ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय ने स्वर्गीय शुक्ल के पार्थिव शरीर को कंधा देकर उन्हें भावपूर्ण अंतिम विदाई दी। उन्होंने शोक संतप्त परिजनों से भेंट कर अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की तथा असंख्य पाठकों और साहित्य प्रेमियों को इस अपार दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की कामना की। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ की माटी से उपजे महान साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल के निधन से हिंदी साहित्य जगत को अपूर्णीय क्षति हुई है। उनकी रचनाएं संवेदनशीलता, मानवीय सरोकारों और सरल लेकिन गहन अभिव्यक्ति की अनुपम मिसाल है। उन्होंने कहा कि शुक्ल की लेखनी ने हिंदी साहित्य को नई ऊंचाइयां प्रदान की। उनका साहित्य न केवल पाठकों को गहराई से स्पर्श करता है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा और मार्गदर्शन का स्रोत बना रहेगा। साहित्य जगत में उनका अवदान सदैव स्मरणीय रहेगा। चुनाव आयोग ने छत्तीसगढ़ में SIR के आंकड़े जारी कर दिए हैं। SIR में राज्य की वोटर लिस्ट से 27 लाख से ज्यादा नाम हटाए गए हैं। छत्तीसगढ़ में कुल वोटर्स की संख्या कितनी मिली है? चुनाव आयोग की ओर से भारत के विभिन्न राज्यों में विशेष गहन परीक्षण SIR की प्रक्रिया कराई जा रही है। इसी क्रम में मंगलवार को चुनाव आयोग ने छत्तीसगढ़ में SIR के आंकड़े जारी किए हैं। SIR के ड्राफ्ट रोल में छत्तीसगढ़ की वोटर लिस्ट से 27 लाख से ज्यादा वोटर्स के नाम हटाए गए हैं। चुनाव आयोग ने बताया कि छत्तीसगढ़ में 18 दिसंबर तक कुल 2,12,30,737 मतदाताओं में से 1,84,95,920 मतदाताओं ने अपने गणना प्रपत्र जमा करवाए। अयोध्या के श्री राम मंदिर परिसर में प्रभु श्री राम की भव्य रत्न जड़ित प्रतिमा स्थापित की जाएगी। करीब 5 क्विंटल वजनी यह प्रतिमा कर्नाटक से लाई गई है। संत तुलसीदास मंदिर के समीप अंगद टीला की ओर इसकी स्थापना और अनावरण प्रस्तावित है। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ होने वाले इस कार्यक्रम में संत महंत और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। भारतीय इसरो ने इतिहास रच दिया है। दरअसल इसरो ने इस साल के अपने आखिरी मिशन में सबसे बड़ी कम्युनिकेशन सैटेलाइट ब्लू वर्ल्ड ब्लॉक 2 को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया। ये पूरी तरह से कमर्शियल लॉन्चिंग है। मिशन के तहत अमेरिकी कंपनी AST स्पेस मोबाइल के ब्लू वर्ल्ड ब्लॉक 2 संचार उपग्रह को पृथ्वी की निचली कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया। इसरो ने इसकी लॉन्चिंग के लिए अपने LVM-3 रॉकेट का इस्तेमाल किया, जो कि इस लॉन्च व्हीकल की 6वीं उड़ान रही
और वाणिज्यिक मिशन के लिए तीसरी। भारत के इस लॉन्च व्हीकल को पहले ही इसकी क्षमताओं के लिए बाहुबली नाम दिया जा चुका है। ये लॉन्चिंग आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सुबह 8:55 पे हुई। इसरो के मुताबिक करीब 15 मिनट की उड़ान के बाद कम्युनिकेशन सैटेलाइट रॉकेट से अलग होकर लगभग 520 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित किया। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय जुड़ने जा रहा है। बेंगलुरु से आने वाला पहला व्यावसायिक विमान 25 दिसंबर को नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लैंड करेगा। यह ऐतिहासिक घटना हवाई अड्डे के वास्तविक संचालन की दिशा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। इंडिगो एयरलाइंस का यह विमान बेंगलुरु से उड़ान भरकर नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरेगा। इस ऐतिहासिक उड़ान के लिए सभी तकनीकी और प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। परीक्षण के उड़ान के सफल होने के बाद नियमित विमान सेवाओं का रास्ता भी साफ हो जाएगा। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के शुरू होने से छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बढ़ता दबाव काफी हद तक कम होगा। यात्रियों को आधुनिक, तेज और सुविधाजनक सेवाएं मिलेगी। साथ ही नवी मुंबई, रायगढ़ और पूरे कोंकण क्षेत्र के औद्योगिक, व्यापारिक और पर्यटन विकास को भी बड़ी गति मिलने की उम्मीद है। कई वर्षों के लंबे इंतजार के बाद नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अब वास्तविक रूप से संचालन की ओर बढ़ रहा है। ये क्षण न केवल नवी मुंबई बल्कि पूरे महाराष्ट्र के लिए गर्व का विषय माना जा रहा है। राजधानी में हवा की धीमी गति और खराब मौसम की स्थिति ने दिल्ली को गैस चैम्बर बना दिया है। सुबह हवा गंभीर श्रेणी में दर्ज की गई। इससे पहले मंगलवार को हवा गंभीर श्रेणी में पहुंच गई थी। आज फिर सुबह की शुरुआत धुंध और कोहरे की मोटी परत से हुई। साथ ही स्मॉग की परत भी दिखाई दी। एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर दिल्ली के अनुसार बुधवार सुबह राजधानी का वायु गुणवत्ता सूचकांक 355 दर्ज किया गया। ये हवा की बेहद खराब श्रेणी है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ बांग्लादेश में कानून व्यवस्था खराब है और अराजकता का माहौल है, वहीं दूसरी तरफ अब अमेरिका भी मोहम्मद यूनुस से नाराज हो गया। दरअसल अमेरिकी संसद की विदेश मामलों की समिति ने मोहम्मद यूनुस को पत्र लिखा है। इस पत्र में अमेरिकी सांसदों ने एक राजनीतिक पार्टी पर पूरी तरह से प्रतिबंध को गलत ठहराया है। गौरतलब है कि बांग्लादेश में अवामी लीग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिका के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की विदेश मामलों की समिति ने मोहम्मद यूनुस को लिखे पत्र में बांग्लादेश में मानवाधिकार उल्लंघन की घटनाओं पर भी नाराजगी जाहिर की। पत्र में लिखा गया कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार देश की राजनीतिक पार्टियों के साथ मिलकर ऐसा माहौल बनाए जिससे देश में निष्पक्ष, मुक्त और शांतिपूर्ण चुनाव हो सके। लेकिन हमें आशंका है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अंतरिम सरकार ने राजनीतिक पार्टियों की गतिविधियों को बर्खास्त कर दिया है और साथ ही त्रुटिपूर्ण इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल को भी फिर से शुरू कर दिया है। तुर्की की राजधानी अंकारा से उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद लीबिया के सैन्य प्रमुख को ले जा रहा एक निजी जेट विमान बीती रात क्रैश हो गया। इस हादसे में विमान में सवार लीबिया के शीर्ष सैन्य अधिकारी जनरल मोहम्मद अली अहमद अल जहाद हद्दाद समेत सभी लोगों की मौत हो गई। लीबियाई अधिकारियों के मुताबिक विमान में तकनीकी खराबी आई थी, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। लीबियाई अधिकारियों ने बताया कि यह विमान अंकारा से लीबिया लौट रहा था। इससे पहले लीबिया का प्रतिनिधिमंडल तुर्की में दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने को लेकर उच्च स्तरीय बातचीत के लिए गया था। तुर्की अधिकारियों ने बताया कि फाल्कन 50 बिजनेस जेट का मलबा अंकारा से करीब 70 किलोमीटर दूर हायमाना जिले के केसिकावक गांव के पास मिला है। हालांकि तुर्की सरकार ने शुरुआत में सिर्फ मलबा मिलने की पुष्टि की थी। लीबिया के प्रधानमंत्री अब्दुल हामिद दबीबा ने फेसबुक पर बयान जारी कर जनरल अल हद्दाद और अन्य अधिकारियों की मौत की पुष्टि की। उन्होंने इस हादसे को दुखद बताते हुए कहा कि ये लीबिया के लिए बहुत बड़ी क्षति है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।